नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा स्पष्ट रूप में आपके सामने रखते हैं और इस आधार पर कल के बाजार की रणनीति आपकी कैसी होनी चाहिए, चाहे वो इंडेक्स स्तर पर हो, चाहे सेक्टर लेवल पे आपको किस तरह की रणनीति के साथ, स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ये सभी आपके सामने रखते हैं। और आज इसी तरह की चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि बाजार से संकेत खराब है। जी हाँ, आप देखिए आज बाजार में जिस तरह की स्थितियां हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन सबके बीच में आप इस शो में अपने सवाल हम तक YouTube पर लाइव कमेंट के जरिए भेज सकते हैं और आपके सवालों को हम अपनी चर्चा में शामिल तो करते हैं, लेकिन जो भी आपके सवाल होते हैं उसका जवाब अगले दिन दिया जाता है। यानी आज जो आप सवाल पूछेंगे वो उसका जवाब कल आपको मिलेगा और जो आपने पिछले दिनों सवाल पूछा है उन सवालों का जवाब आज के शो में दिया जाएगा। समय सीमा है, इसलिए उतने समय में जितने सवालों को हम शामिल कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं शामिल करें। चलिए बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो बाजार को अगर हम देखें तो 24,472, जी हाँ, ये लेवल अगर देखा जाए ना आज के दिन में तो आप देखिए कि किस तरह से ये गिरता हुआ 800 के नीचे, 700, 600 के नीचे, 500, 500 के नीचे जाकर बंद हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी 700 अंकों से ज्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी ने देखी। एक वक्त में आपने देखा होगा बाजार में 51,900 के ऊपर तक बैंक निफ्टी ने रिकवरी की कोशिश की थी, लेकिन आखिर बाजार बंद होने तक 51,250 के पास बंद हुआ। आज के बाजार का जो रंग है ना वो उड़ा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि आप देखिए कि निफ्टी 50 गेनर्स अगर हम सूची को देखें तो एक नाम आईसीआईसीआई बैंक बाजार बंद होने तक 0.5% ऊपर चढ़कर बंद हुआ। बाकी हर तरफ लाल निशान हावी है। 213 शेयर ऐसे रहे जो कि आज हरे निशान में बाजार बंद होने तक कारोबार करते रहे और 2392 शेयर ऐसे रहे जिन पर दबाव नजर आया। बड़ी चिंता बढ़ा देता है ऐसा बाजार। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ आज शेयर खान से विनोद मोदी साहब जुड़े हुए हैं और Hedge.in से राहुल घोष साहब भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले राहुल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। चिंता तो है बाजार में, और चिंता इसलिए भी क्योंकि आमतौर पर जब अर्निंग का सीजन होता है तो इस तरह के बाजार की उम्मीद कम होती है। जाहिर सी बात है, अभी जो स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है वो यही है कि बाजार जो है वो एफआईज ड्रिवन हो गया है। ग्लोबल संकेतों पर उसकी निर्भरता और जो तमाम हलचल है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही हैं। ऐसे में बहुत अहम है इस बाजार में रणनीति। क्या इस बाजार में आवश्यक है थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना? बताइए क्या आपकी रणनीति बनाती? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो लास्ट टाइम भी शो पे मैंने मॉर्निंग शो पे भी डिस्कस किया था कि 24,800 के नीचे सेल का लेवल बनता है और लॉन्ग हमें नहीं लेना चाहिए जब तक बाजार 25,250 के ऊपर क्लोज होता है। तो वो व्यू प्ले आउट हुआ है और 24,800 के नीचे आप देखेंगे सीधा 400 पॉइंट गिरा है। इंटरेस्टिंग ये बात है कि ये जो फॉल आया है आज एक बहुत ही पॉपुलर कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न से ब्रेकडाउन हुआ है। सो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से आप नोटिस करेंगे कि नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ है आज। अगर आपको फॉलो थ्रू मिल रहा है कल के सेशन में तो एक और 300 से 400 पॉइंट आपके नीचे के साइड में दिख सकता है अप टू 24,000 लेवल्स। तो अगर फॉलो थ्रू मिल रहा है, अगर नेगेट होके 25,700 के ऊपर क्लोज होता है then this single signal will be negated. I repeat 24,700 माफ कीजिएगा 24,800 के ऊपर क्लोज होता है तो ये सिग्नल जो है नेगेट हो जाएगा। तो अपसाइड के लिए 24,800 के लिए वेट करना जरूरी है और डाउन साइड का ट्रेंड जारी रहेगा अगर कल फॉलो थ्रू है और एक और 400 पॉइंट नीचे की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अहम लेवल्स है उस हिसाब से रणनीति आपको रखनी है। चलिए फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। अंजलि कुमारी का सवाल लेते हैं। हमारे साथ उनका सवाल यूट्यूब पर आया हुआ है। टाटा मोटर्स पर राय जानना चाहती हैं। 80 शेयर इनके पास, 1000 के स्तर पे इन्होंने
टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा हुआ है और अच्छे खासे नुकसान में फिलहाल नजर आ रही हैं। बताइए विनोद, टाटा मोटर्स पर क्या राय बन रही है? 1000 की इनकी बाइंग है। जी, फंडामेंटली टाटा मोटर्स देखें तो कॉल हमारा पॉजिटिव रहेगा और खासकर इतने गिरने के बाद तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे वो बेच के और लॉस बुक करके जाना चाहिए। एट द सेम टाइम हमारा मानना है कि इन सब करेक्शन में ये अपॉर्चुनिटीज है निवेशकों को जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं उन्हें थोड़ा एवरेज करने की, क्योंकि ओवरऑल अगर कंपनी को समझे तो चाहे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट हो या सीवी व्हीकल सेगमेंट हो, सब में ही कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है ओवर द ईयर्स। और आने वाले समय में भी अगर जेएलआर की देखें तो जेएलआर में भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिख रहा है। चाइना का थोड़ा बड़ा कंसर्न आया है, बट मुझे नहीं लगता है वो बहुत बड़ा कंसर्न होगा आने वाले समय में। मुझे जो भी थोड़ा बहुत नियर टर्म कंसर्न है, मुझे लगता है वो करंट प्राइस पे सब चीज फैक्टरिंग हो गया है। एट द सेम टाइम जो ओवरऑल ऑटोमोटिव सेगमेंट में ये कंपनी इज गोइंग टू बी ये नेट कैश कंपनी एक आने वाले क्वार्टर्स में, 2 क्वार्टर्स में, तो वो बहुत बड़ी पॉजिटिव ट्रिगर होगी वैल्यूएशंस के हिसाब से भी संजय। तो ये करेक्शन के बाद स्टॉक इज अवेलेबल एट अ वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस, तो हमारा मानना है कि स्टॉक को रखना चाहिए और अगर आप थोड़ा ये नीचे के लेवल पे और ऐड कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये है रणनीति। पॉजिटिव मोमेंटम आने वाले वक्त में नजर आ सकता है, जल्दबाजी ना करें। ललित हैं हमारे अगले दर्शक और ओला इलेक्ट्रिक पर राय जानना चाहते हैं। 87 की इनकी बाइंग है, 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। चूंकि हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, तो विनोद मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। ओला इलेक्ट्रिक 87 की बाइंग क्या करना चाहिए? जी, ओला इलेक्ट्रिक पे अभी भी मेरा व्यू काफ़ी पॉजिटिव नहीं है, मोर और लेस न्यूट्रल रहेगा। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा आपके शो में कि ओला इलेक्ट्रिक टॉप से तो अच्छा खासा करेक्ट हो गया। रीज़न इसमें काफ़ी सिंपल है, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी कंसर्न आ रही है कि कंपनी जो अभी पीएलआई स्कीम जो दोनों सेगमेंट में करते हैं, आई मीन व्हीकल के सेगमेंट में और बैटरी के सेगमेंट में, जब ये स्कीम आने वाले ईयर्स में जब खत्म हो जाएँगे तो वो जो एग्रेसिवली जो ऑफर दे पाते हैं, डिस्काउंट ऑफर दे पाते हैं, वो शायद नहीं दे पाएँगे और उसकी वजह से मुझे लगता है मार्केट शेयर ओवरऑल कंपनी की खतरे में रहेगी। एट द सेम टाइम रिसेंट के दिनों में सोचे तो बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं जो कहीं न कहीं सेंटिमेंटली नेगेटिव इम्पैक्ट किए हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अभी भी हमें वो क्लैरिटी नहीं दिखती है कि ये कंपनी कब प्रॉफिटेबल होगी, राइट? डिस्पाइट हैविंग सच अ गुड मार्केट शेयर। तो कुल मिलाकर के हमारा व्यू रहेगा कि वेट एंड वॉच वाली अभी व्यू है, नया पोजीशन नहीं बनाने चाहिए और एक्जिस्टिंग पोजीशन है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें। ठीक है, तो ये है न्यूट्रल स्टांस फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक पे। शिव यादव का सवाल है, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस पर राय जानना चाहते हैं और इन्होंने जो खरीदारी की है वो थोड़े ऊपरी स्तरों पर की है, 630 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। बताएं राहुल, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस क्या करना चाहिए? 630 की बाइंग है। तो महिंद्रा लाइफ स्पेसेस स्पेसिफिकली अगर बात करें, 630 जैसे आपने कहा उनका बाई प्राइस है। अनफॉर्चुनेटली जिस लेवल पे इन्होंने बाय किया है वहां से पूरा गिरावट शुरू हुआ है और एक सप्लाई लेवल था। अनफॉर्चुनेट बात यह है, स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, लोअर हाइज लोअर लोज कॉन्स्टेंटली बना रहा है, डेली चार्ट पे भी बना रहा है, वीकली चार्ट पे भी बना रहा है। कोई साइन ऐसा अभी चार्ट पे नहीं दिख रहा है जो कि रिवाइवल की तरफ हमें आकर्षित कर सके। रिवाइवल का संभावना कैन कम ओनली अबव 560, जो कि काफी दूर है करंट मार्केट प्राइस से है। 540 के ऊपर भी अगर थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिले तो उनका थोड़ा होप मिल सकता है, बट मेन वीकली चार्ट पे 560 का पड़ाव है। तब तक तो चार्ट स्टॉक आई बेग योर पार्डन साइडवेज रहेगा या डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये है राय महिंद्रा लाइफ स्पेसेस पर अहम रणनीति आपको मिलती हुई। ओएनजीसी पर हमारे अगले दर्शक हैं अमित मिश्रा। इनका सवाल है, 270 की इनकी बाइंग है, तो खरीदारी के आसपास ही है फिलहाल ये स्टॉक का, और इन्होंने 400 शेयर लिए हुए हैं। राहुल, मैं आपसे ही इस सवाल के साथ आना चाहूँगा। ओएनजीसी क्या करना चाहिए? बाइंग प्राइस तो आसपास ही है फिलहाल। ऑल गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज, एक्चुअली कल की तैयारी शो में ही एक कुछ महीने पहले मैंने बोला था कि पब्लिक सेक्टर एंटिटीज से हमें थोड़ा लॉग ऑफ कर देना चाहिए। सेम स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी कि लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है एंड स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 30% करेक्ट हो चुका है अपसाइड से। अभी भी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि अपसाइड मोमेंटम की तरफ इशारा कर सके। अगर वो एवरेज बाइंग करना चाहते हैं तो ये पहला लेवल, अगर पहला पड़ाव है
देन आई एम ओके, अगर 2-3 ट्रांच में और खरीदने वाले हैं। मोमेंटम कब दिख सकता है इस स्टॉक में? 300 के ऊपर आप मोमेंटम देख सकते हैं, जहां पे सप्लाई जोन एग्जॉस्ट हो जाता है। तो अबव 300 वन कैन एक्सपेक्ट मोमेंटम। अपवर्ड में भी एवरेजिंग कर सकते हैं, हमेशा जरूरी नहीं है कि नीचे के साइड में एवरेज किया जाए। अगर प्राइस 270 पे चल रहा है, उन्होंने एक सेट लिया है, 300 के ऊपर जब क्लोजिंग होता है, एक और क्वांटिटी, एक और सेट क्वांटिटी भी ले सकते हैं दर्शक। ठीक है, तो एक अहम रणनीति आपको मिलती हुई, और इस तरह की जो हमारे एक्सपर्ट लगातार कमेंट्री करते हैं वो बहुत मायने रखती है। तो इसलिए ये जो शो है इसका मकसद यही होता है कि हम थोड़ा सा आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दें, थोड़ा विस्तृत नज़रिया दें। और जिस तरह से राहुल जी ने बोला कि कुछ महीने पहले ही उन्होंने सरकारी शेयरों को लेकर इस रणनीति के बारे में बता दिया था कि यहाँ से अब जो है वो पोजीशन जो है वो धीरे धीरे हल्की करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। चलिए, कंटेनर कॉर्प यानी कॉनकॉर्प पर अगला सवाल है हमारे दर्शक का, और इन्होंने जिस भाव पे लिया है वो थोड़ा ऊपरी स्तरों पर 990। सोना तिवारी हैं जिन्होंने 990 के आसपास खरीदारी की हुई है। फिलहाल स्टॉक 846 के स्तर पे है। बताएं विनोद, क्या करना चाहिए कंटेनर कॉर्प में? कंटेनर कॉर्प आई थिंक मुझे लगता है जिस हिसाब से ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट और ये लॉजिस्टिक सेगमेंट उभर के आ रहा है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए कंटेनर को होल्ड करना चाहिए। कंपनी को डीएफसी चालू होने के बाद काफी ज्यादा आई मीन बेनिफिट होने की उम्मीद है। एट द सेम टाइम कंपनी का फोकस है कि रेलवे सेगमेंट में अपना ओवरऑल जो इनका मिक्स है वो बढ़ाए, जो जिससे मार्जिन अगेन विल गेट सपोर्ट। एट द सेम टाइम कंपनी की ओवरऑल अगर मैं वैल्यूएशंस को समझूँ तो दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन में थोड़ा-सा प्रीमियम में चलता है, बट मुझे लगता है कंसीडरिंग जो इनका थोड़ा जो रिटर्न्स रेशियो का प्रोफाइल है तो मिड टीन्स में है, उस हिसाब से इनको वैल्यूएशन दिया जा सकता है। ये साल लगभग 20% के ऊपर में प्रॉफिट ग्रोथ की ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, तो मुझे लगता है वो बहुत हद तक कंपनी कर पाएँगे। क्यों जो नियर टर्म जो कंसर्न मुझे दिख रहा है ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकल के जो इश्यू है उसके वजह से स्टॉक भी थोड़ा प्रेशर में रहा है, बट मुझे लगता है वो कंसर्न बना ही रहेगा। यस, ये सब कंसर्न को लेकर अभी बाय नहीं करना चाहिए, बट अगर है तो आपके ऊपर का प्राइस मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त कॉनकॉर्प पे। चलिए अगले सवाल को फटाफट से शामिल करते हैं। बीईएल पे हमारे एक दर्शक ने सवाल पूछा है, और इनका नाम है जय कुमार। 293 की इनकी बाइंग है बीईएल पे, और फिलहाल यहाँ पर नुकसान झेलते हुए। बताएं राहुल, बीईएल में क्या करना चाहिए? 293 की इनकी बाइंग है, ऊपरी स्तरों की बाइंग है। तो उनको थोड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा उनका एंट्री प्राइस के लिए। ये फिर से एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी हो गया। सेम पैटर्न डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। एक राउंडिंग टॉप वाला सप्लाई जोन बना है 280 के आसपास। तो अगर प्राइस थोड़ा बाउंस भी होता है, यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस खाएगा अराउंड 280 लेवल्स। तो उनका एंट्री प्राइस का आना थोड़ा उनको वेट करना पड़ेगा। मेरा मेरा ये मानना है कि अगर उनका एंट्री प्राइस आ जाता है तो उनको थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करना है कि 310 के ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर 310 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो होल्ड करना चाहिए काउंटर को। अगर 310 से रिवर्स आ रहा है और अगर लेट्स से 300 पे आ गया, तो उनको छोटा एक मुनाफा बुक करके एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये है राय। आपको यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखना होगा, अहम रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। चलिए सवाल लेते हैं एक और, रीना यादव का। टाटा कंज्यूमर पे राय जानना चाहती हैं। 880 की इनकी बाइंग है, अच्छे लेवल पे एंट्री की हुई है इन्होंने, और 300 शेयरों की संख्या की वजह से यहाँ पर इनको मुनाफा भी होता हुआ। हालांकि आज टाटा कंज्यूमर 2% नीचे है। कल हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि किस तरह से टाटा कंज्यूमर ने जो मार्केट वैल्यू है उसमें सुधार के लिए जो अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए वो अपने कुछ बेवरेजेस जो प्रोडक्ट हैं उसमें दाम कम करने की तैयारी कर रहे हैं। तो बताएं विनोद, इस लिहाज से टाटा कंज्यूमर कैसा लगता है आपको? 880 की बाइंग है। जी, टाटा कंज्यूमर्स डेफिनेटली रिजल्ट अपेक्षा के हिसाब से नहीं रहा। उसका 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 सीधा नतीजा में 2 दिनों में देखिए कंसिस्टेंट फॉल रहा है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से समझे तो डेफिनेटली जिस हिसाब से मैनेजमेंट ओवरऑल स्ट्रेटजी अपना रही है मार्केट शेयर इंप्रूव करने में, प्रोडक्ट मिक्स चेंज करने में, प्रीमियमाइजेशन करने में, वो लंबी अवधि के हिसाब से मुझे लगता है सारा चीज़ बेनिफिट करेगा। एट द सेम टाइम जो इनका रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है ग्रुप लेवल पे, वो मुझे लगता है वो भी एक जो कंसर्न था लॉन्ग टर्म कंसर्न
कंसर्न वो कहीं न कहीं वो ईज़ आउट होता दिख रहा है। यस, रिटर्न्स रेशियो वाइज़ अगर आप देखेंगे और एट द सेम टाइम जो वैल्यूएशन जो अभी तक कंपनी कमांड करता है 45 से 50 टाइम का 1 ईयर फॉरवर्ड डेफिनिटली वो इट डज़न्ट मैच। बट गोइंग फॉरवर्ड हमारा मानना है कि जिस हिसाब से इनका मार्जिन में जो मार्जिन्स में कंपनी काम कर रही है, मार्जिन्स इंप्रूव होंगे तो रिटर्न्स रेशियो भी इंप्रूव होने की संभावना लगाई जा सकती है। लॉन्ग टर्म अवधि के लिए रखें, नियर टर्म के लिए हमारा व्यू इस पे न्यूट्रल रहेगा। ये है रणनीति आपको टाटा कंज्यूमर पे मिलती हुई। बहरहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे और बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। राहुल जी, वैसे तो चैलेंजिंग है इस मार्केट में जो है वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक को चूज कर पाना, लेकिन फिर भी बताइए आज आप कहां पर फोकस कर रहे हैं? तो आपने बिल्कुल सही कहा कि फॉलिंग मार्केट में शेयर पिक करना थोड़ा केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि बॉटम अभी यहाँ से 500 पॉइंट या 2000 पॉइंट कहना बहुत मुश्किल होता है। तो आज का जो शेयर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो डीमार्ट है। स्टॉक 5,500 से लेके 30% करेक्ट हुआ है 4,000 तक। इसमें एक कंडीशनल बाय दे रहा हूँ, 4,200 के ऊपर बाय कीजिएगा। आई रिपीट, 4,200 के ऊपर बाय कीजिएगा। स्टॉप लॉस 3,900 का रखिएगा इसमें, और टारगेट यू कैन एक्सपेक्ट अप टू 4,900 और इंटरमीडिएट में 4,600। तो कंडीशनल बाय है 4,200 के ऊपर, एक ब्यूटीफुल राउंडिंग बॉटम डिमांड जोन से पे करंट मार्केट प्राइस आया है। अब इस डिमांड जोन से रिएक्शन आ रहा है कि नहीं वो देखना बहुत जरूरी है, इसीलिए कॉन्ट्रा बेट नहीं लेना चाहते हैं। तो 4,200 के बाय, 3,900 पे स्टॉप लॉस, और इट कैन गो अप टू 4,900 और इंटरमीडिएट में 4,600 पे थोड़ा पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है डीमार्ट पे कंडीशनल बाई, 4200 का लेवल ध्यान रखिए, और वहां से ऊपर जाता है तो खरीदारी की आपको सलाह मिल रही है। अब बताएं विनोद, आपका कहां पे किस स्टॉक पे फोकस कर रहे हैं? जी, हमारा मानना है ये परफेक्ट टाइम है जहाँ पे आप वही भी स्टॉक देखें जहाँ पे मार्जिन और सेफ्टी ज़्यादा और वैल्यूएशंस कंफर्ट बढ़िया हो। उस लिहाज से हमारा कॉल एचडीएफसी बैंक पे रहेगा। 1 साल पॉइंट ऑफ व्यू से रीज़न बहुत क्लियर है कि मैनेजमेंट अगर ये कॉल पे जो रिसेंट कॉल हुई थी सैटरडे को क्लियरली बता चुका है कि ये साल जो है उनका मे बी इंडस्ट्री ग्रोथ से थोड़ा लैग करेगा। FY26 ऑनवर्ड FY26 इंडस्ट्री ग्रोथ को मैच करेगा। FY27 में आप देखेंगे तो जो उनका एक्चुअल जो ओरिजिनल एचडीएफसी बैंक रहा है, हमेशा इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ दिया, वो दिखाता रहेगा। तो ये क्लैरिटी कहीं न कहीं मैनेजमेंट देने में कामयाब हो गई है। एट द सेम टाइम जो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो उनका परफॉर्मेंस में कहीं न कहीं रिस्क आ रहा था बिकॉज़ ऑफ हायर सीडी रेशियो, वो भी देखिए वो 100 को नीचे चला गया है। मैनेजमेंट विल कंटिन्यू टू फोकस मोर अपॉन डिपॉजिट्स रेदर देन लोन ग्रोथ। उसके वजह से सीडी रेशियो और बेहतरी आएगी। यस, कुल मिलाकर अब मैं अगर वैल्यूएशंस की बात करूँ तो लगभग 2x FY26 पे ट्रेड करता है, जो मुझे लगता है काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है एट रिटर्न ऑन एसेट समवेयर 1.92% मुझे लगता है बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा 2000 का टारगेट है, मेरा इन हाउस टारगेट हमारा है टारगेट स्टॉक के लिए। तो ये हमारा 1 साल का नज़रिया रहेगा बेस्ड अपॉन ऑल दिस थिंग्स। करें उससे पहले विनोद जरा डिस्क्लोजर दे दें। ये हमने जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए वो मेरे टाटा मोटर्स को छोड़ के मेरे खुद के पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक्स नहीं है, बट मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, राहुल अपना डिस्क्लोजर देते जाएं। जो भी स्टॉक्स के बारे में आज डिस्कशन हुआ है, कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है, बट हमारे सिंपली हेज फंड्स या क्लाइंट के पास मौजूद हो सकते हैं। चलिए, इससे पहले कि हम विदा लें, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने का, अहम रणनीति बताने का। चलिए बढ़ते हैं आगे, और कल बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं बता रही हैं रक्षा रावत। जी, तो देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट के इंपॉर्टेंट क्यूज क्या है, यानी कल आपको बाजार में कहाँ नजर रखनी है। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, तो कल अमेरिका में बेच बुक का इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है। बात अगर भारतीय बाजारों की करें तो कल आरबीआई की एमपीसी बैठक, जो कि हाल ही में 7 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक हुई थी, कल उसके मिनट्स जारी होने वाले हैं। कल वेडनेसडे है, तो कल निफ्टी बैंक की जो है वो वीकली एक्सपायरी होने वाली है। वारी एनर्जी का आईपीओ कल इसका आखिरी दिन होने वाला है। 21 अक्टूबर को ये आईपीओ खुल गया था और अभी तक आपको बता दें कि ये आईपीओ 7 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। तो कल आपको यहाँ पर नज़र बना के रखनी है। निफ्टी कंपनियों के सेकंड
क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो कल बजाज फिनसर्व, HUL, SBI लाइफ इंश्योरेंस और एशियन पेंट यहां पर अपने नतीजे जारी करने वाली हैं। कुछ और भी कंपनियां हैं जो कि अपने सेकेंड क्वार्टर के नतीजे जो हैं वो जारी करने वाली हैं, जैसे कि सिंजीन, KPIT टेक, नवीन फ्लोरो, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, TVS मोटर्स, बिरला सॉफ्ट और पिरामल फार्मा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज जिसमें आपको कल नज़र बना के रखनी है। शुक्रिया करेंगे रक्षा, और इसी के साथ कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।